नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। पिछले दिनों एक वीडियो शेयर हुआ था सोशल मीडिया पर और वो वीडियो था रामचरितमानस की कथानक को लेकर। और उस कथानक में बहुत देसी तरीके से भोजपुरी अवधी मिक्स भाषा में एक राम चरित्र का नाटक किया था गांव के बच्चों ने। और उसको लेकर जब मैंने कल इसे शेयर किया सोशल मीडिया पर तो बड़े ही दिलचस्प कमेंट आए। बाद में उसी कमेंट में एक सेक्शन में यह भी आया कि बनाने वाले ने वीडियो पर माफी मांगी। इस वीडियो को जिस व्यक्ति ने मुझे शेयर किया था वो सुभाष चंद्र जी हैं, मेरे साथ हैं। वह खुद लोक संस्कृति को लेकर काम करते हैं, लेखक हैं। आप सबने उनकी किताबें देखी होंगी। ऐसे में हम उनसे बात करेंगे कि एक व्यक्ति जो रामचरितमानस को लेकर एक कार्यक्रम वीडियो शूट करता है गांव के बच्चों को लेकर, बड़ा ही दिलचस्प और व्यंग्यात्मक है। उसमें धर्म इस कदर आहत हो जाता है कि उसे किसी भी दबाव में, हालांकि हमें जानकारी नहीं किस दबाव में, लेकिन जिस दबाव में भी हुआ है उसको माफी मांगनी पड़ी है और कहा है कि भविष्य में ऐसे वीडियो नहीं बनाए। एक तरफ हम चिंता जाहिर करते हैं कि गुदरी के लाल नहीं सामने आते हैं, गांव देहातों से सांस्कृतिक कर्मी नहीं निकलते, और दूसरी तरफ इस तरह की स्थितियां हैं कि जरा सा भी बोल दो तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और धर्म के ठेकेदार लठ लेके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। सुभाष जी, आपका स्वागत है। उम्मीद है आपने ये वीडियो देखा होगा। हम धन्यवाद। आपको देखा सबसे जी हम पाठकों दर्शकों को भी एक बार वीडियो दिखा देते हैं कि असल में उसमें क्या दिखाया गया, एक छोटा सा हिस्सा उसका। अरे अरे सुग्रीव तनी देखा हनुमानवा का पीड़ा से थामा था। अरे प्रभु गजब हो गए। अरे का हनुमान बनरिया भाग का तो अरे दशरथ के पुत्र बाल ब्रह्मचारी है हम यही कदम। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों मैं उमेश निषाद, जो कि मैंने वीडियो अपलोड किया है कलयुग का रामायण। दोस्तों, इसमें मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि इसमें हमारे जो है प्रभु श्री राम का जो है अपमान हुआ है और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोगों ने देखा कि इसमें बहुत मामूली बातें कही गई हैं। तो सुभाष जी, ये बताइए कि आखिर आपने भी वीडियो देखा, फिर माफीनामा भी देखा। बहुत मामूली लोग हैं ये, जिन्हें हम आप बहुत ढंग से नहीं जानते हैं, देश के लोग भी नहीं जानते होंगे, सिवाय इस उनके संस्कृति का जो उन्होंने एक नाटक जैसा या जैसा भी किया है। जी। आप लगातार ग्रामीण संस्कृति के कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। यह वीडियो देखा और देखने के बाद जो माफीनामा है, इस पूरे को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे बड़ा विचित्र लग रहा है कि पहली बात कि इस छोटे 4 या 5 मिनट का वो बच्चों का एक हास्य नाटक था जी। उसको आप धर्म से जोड़ते हैं। सबसे पहले तो आप गांव की पूरी संरचना को तो समझिए कि उनके देवता कौन है, उसके नायक कौन है। ये नाटक दरअसल धर्म पर या रामचरितमानस पर कतई नहीं है। ये बात जरूर है कि रामचरितमानस के पात्रों के नाम उसमें आते। ये भोले भाले बच्चे गांव में जो होते हैं, मैं भी गांव में रहा हूँ, चरवाही का काम करते हैं या छोटे मोटे काम करते हैं, तो उसमें कभी कभी हम अभिमन्यु बन जाते हैं कुछ डायलॉग बोलने के लिए, कभी राम बन जाते हैं कुछ व्यंग्यात्मक बातों को कहने के लिए, बच्चों से खेलने के लिए। ये खेल था बच्चों का एक तरीके से, और उस खेल में उस लोक कथा को एक तरीके से अपने ढंग से प्रस्तुत करके लोक जीवन का आनंद ले रहे थे, और ऐसा सदियों से लिया जाता रहा। आप उसको धार्मिक रंग दे रहे हैं, उसको धर्म, कहीं से धर्म या धर्म को आहत करने वाली बात उसमें है नहीं। इस तरह की बातें गांव में होती है। और आपको मैं एक बड़ा मजेदार प्रसंग आपको बताऊंगा, आप अवध क्षेत्र के भी हैं। अगर इस तरह से आप लोग कथाओं को लगेंगे निरूपित करने और धर्म से जोड़ने, तब तो आप अपनी पूरी संस्कृति और सभ्यता को ही खारिज कर देंगे। जब आप संस्कृत और सभ्यता की वकालत करते हैं तो लोक कथाओं को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अवध में एक सोहर गाया जाता है, छापक पेड़ छिहुलिया तो पतवन गहबर है। आपने सुना भी होगा इसको, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। मैं संक्षेप में 2 लाइन बताऊंगा कि इस पूरे सोहर में हिरन और हिरनी चर रहे हैं पेड़ के नीचे जंगल में। हिरन उदास है, हिरनी उदास है, तो हिरन पूछता है कि तुम उदास क्यों हो। हिरनी कहती है कल राजा रामचंद्र की छठियार है,
यानी कल कौशल्या रानी के घर छठियार है, राम जी। जी पैदा हुए हैं, 6 दिन हुआ है, तो छठियार में तुमको मार दिया जाएगा और तुम्हारा मांस पकेगा, इसलिए मैं दुखी हूं। जी। आप सोचिए कि ये गीत सदियों से गाया जाता है, पूरे अवध प्रांत में गाया जाता है जी। और बाद में हिरनी कौशल्या रानी के पास जाती है और कौशल्या रानी से कहती है कि हे रानी, ठीक है, आपने मेरे पति का मांस आपके रसोई में पक रहा है, कृपया मुझे उसकी चमड़ी हमको दे दीजिए, जी। उसका चमड़ा हमें दे दीजिए। उस चमड़े को मैं क्या करूंगी कि पेड़ पर टांग दूंगी और आते जाते जब मैं चरूंगी जंगल में तो वो चमड़ा मुझे दिखाई देगा, तो मुझे लगेगा कि हिरना अभी जीवित है, हिरन मेरा पति जीवित है, और इसी उम्मीद में मैं बाकी जिंदगी जी लूंगी। तो आप देखिए कि लोक कथाओं को ग्रामीण समुदाय किस रूप में व्यक्त करता है, हमारे लोकगीतों में किस रूप में आता है, कहीं धर्म हाथ नहीं होता है। हम लोग भी गांव गिराव में देखते रहे हैं कि बच्चे आपस में करते हैं, इसमें सिर्फ एक साधन की ही तो बात है। अगर वह मोबाइल नहीं होता गांव में और वह शूट नहीं हो पाया होता तो ये तो हर रोज का काम है अवध और भोजपुरी के पूरे क्षेत्र में। इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, बड़ी ही आपने मार्मिक कथा सुनाई है। अब थोड़ा ये भी जरा देखते हैं, चूंकि आप लोक संस्कृति पर भी काम करते हैं, जैसे गोरक्षक और गोपालक में एक फर्क होता है, हम लोग सबने महसूस किया है। गोरक्षा का धंधा वो लोग करते हैं जो लोगों के पास राजनीति है और राजनीति की लाठी है, वही गोरक्षा का काम, गोपालन का काम किसान करते हैं। क्या यही फर्क संस्कृति के ठेकेदारों और संस्कृति में जीने वालों का भी नहीं लगता है? क्योंकि उन बच्चों ने जिस तरह की जी जी बिल्कुल है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और मैं एक बहुत संक्षेप में इस बात को कह दूं कि जिस ढंग से आप गोरक्षा की बात करते हैं, दरअसल आप गोरक्षा नहीं करते हैं, गायों को नष्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और जिस ढंग से आप इस गतिविधियों को चला रहे हैं, आने वाले 5 सालों में गायें गिनती की भी दिखाई नहीं देंगी, या चिड़ियाघरों में रखनी पड़ेगी गायों को देखने के लिए। अब गाँव में जाइए, देखिए गायों की क्या हालत है, गाय लोग पालना छोड़ रहे हैं क्योंकि उस पर इतनी बंदिश है, इतने अंकुश आप लगा देंगे और आप हर चीज को नियंत्रित करेंगे कि गाय लोग नहीं पालेंगे। उसी तरह बच्चों पर आप इतने अंकुश और इतने प्रतिबंध लगा देंगे, कल बच्चों में से हमारे कोई भी शेक्सपियर नहीं पैदा हो सकता है, कोई भी रंगकर्मी नहीं पैदा हो सकता है, कोई नाटककार नहीं पैदा हो सकता है। और आप अपनी लोक परंपरा को तो देखिए, राजा दशरथ के घर डिलीवरी होने वाली है, कौशल्या रानी गर्भवती हैं, उस समय डिलीवरी का काम जो है डोमिन करती थी, चमाइन करती थी गांव की, वही कुशल नर्स थी। राजा दशरथ दरवाजे पर जाते हैं चमाइन के बुलाने कि तुम चलो पत्नी की डिलीवरी करा लो। क्या कहती है आप देखिए, मैं एक गीत की एक लाइन आपको सुना दूं, बड़ा मार्मिक गीत है भोजपुरी का, और ये एक नहीं, इसके सैकड़ों संस्करण आपको लोकगीतों के संग्रह में मिलेंगे, और आज से नहीं 100 वर्ष पहले से जो लोग कलेक्शन किए हैं उसमें मिलेंगे आपको, रामनरेश त्रिपाठी के किताब में आपको मिलेंगे, पटना से जो किताब छपी है, पटना जो हिंदी अकादमी की संस्कार गीत, उसमें मिलेंगे। उसमें एक गीत है कि सोने के खड़ुआ राजा दशरथ चटर पटर करे हो, हेलन हेलन तोहरा के रानी बोलावेली न त रानी मोर उदासल हो, पैसी जगावेली हेलिनिया उठी ना सिर साहेब हो, साहेब देखली निर्बंसिया के मुंह आजूरे दिन बाउर हो। कहती है हेलनी, कहती है अपने पति से कि भैया आज तो मैं निर्वंशी का मुंह देख ली, वो दरवाजे पर बुलाने आया है, मेरा दिन आज बड़ा बाउर होगा, बड़ा बुरा होगा। यानी वो राजा दशरथ को एक चमाइन निर्वंशी कहकर बुलाती है। इतनी साहस है लोक परंपरा में, लोक गीतों में। कल्पना करेंगे कि इतनी साहस तो बच्चों ने नहीं किया था। वो किसी राजा के विरुद्ध इस तरह, और राजा सामने दरवाजे पर खड़ा है, उसको हेलिन यानी कहती है कि ये निर्वंशी हमारे सामने खड़ा है, तो डोम कहता है कि तुहू तो ये डोमिन बौराइलू तो कई बौरावल ये डोमिन तीनों भुवन के राजा निर्वंशिया काहे कहेलू हो। डोम कह रहा कि अरे भाई ये तीनों एक तरीके से भुवन के राजा हैं, उनको तुम क्यों निर्वंशी कह रही हो, नहीं कहना चाहिए।
लेकिन मैं ये बात सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारी लोक परंपराओं में इतनी साहस थी कि वे भी अपने नायकों से संवाद करती थी। और यहाँ तक कि वो कहती है हेलिन कि ठीक है मैं आपके दरवाजे पर चलूंगी लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी, रानी सुखपाल लेकर आइए, पैदल भुइयां नहीं जाऊंगी, भुइयां नहीं जाए, रानी सुखपाल यानी वो सोने की पालकी जिसमें रानी कौशल्या बैठती हैं, आज वो भेजिए तभी मैं जाऊंगी, आपके दरवाजे पर आऊंगी और तब मैं डिलीवरी कराऊंगी। ये लोक परंपरा है, लोक गीत है, लोक कथाओं का लोक ने अपने ढंग से वर्णन किया है। बच्चे कल वही कर रहे थे। बच्चे कोई ऐसा धार्मिक रूप से आपको और इस तरह से आप बंदिश लगाकर, आप जानते हैं उस धर्म का नुकसान कर रहे हैं, दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं, उस धर्म परंपरा का नुकसान कर रहे हैं। रामचरितमानस के राम कथा के लोक गाथा है, राम कथा, उसके 370 पाठ हैं इस देश में, विभिन्न तरह के राम कथाएं मौजूद हैं और उससे राम कथा समृद्ध हुई है। छत्तीसगढ़ की एक लोक कथा है जिसमें यह कहा गया है कि रामचंद्र जी हल चला रहे हैं और सीता जी पीछे से गेहूं का बीज बो रही हैं। ये लोक कथा है। अब आप कहिए कि तो रामचरितमानस में है नहीं, इसको निकाल दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए। अब बेशक आप ताकतवर हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं, लेकिन इससे नुकसान उस लोक कथा का होगा, राम कथा का होगा। ऐसी परंपराएं उसको समृद्ध करती हैं, उसका कोई नुकसान नहीं करती हैं। बच्चे जो कर रहे थे, आप गांव में बच्चों को देखिए किस रूप में संवाद करते हैं, किस रूप में बात करते हैं। देखिए गांव में तमाम रिश्ते होते हैं, साले की, साली की, तमाम रिश्ते होते हैं जिसमें गाली और कुछ अश्लील बातें हंसी मजाक में होती हैं। मैं अश्लीलता को प्रमोट करने की बात नहीं कर रहा हूं, उसको बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस रूप में बच्चे उसको प्रस्तुत कर रहे थे वो बच्चों से संवाद कर रहे थे, वो रामचंद्र जी से संवाद नहीं कर रहे थे। आप देखिए तो जिस रूप में वो ये बात बहुत ध्यान देने वाली है जो आप कह रहे हैं। उम्मीद है हमारे पाठक इस बात को और दर्शक समझेंगे कि मूल बात यह है कि जब संस्कृति की विविधताएं अपने तरीके से परिभाषित की जाती हैं समाज के अलग अलग तबकों से, वह सामान्य गंवई बच्चे हैं जिनमें कोई एक डायरेक्टर है जो वो बालक संजय निषाद है या क्या निषाद नाम है ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उसने माफी मांगी है। उसने सिर्फ ये किया है कि गांव के बच्चों को जुटाया है, उनकी काबिलियत को सराहा है, उन्होंने एक नाटक किया और उस पर प्रतिबंध किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं लगाया। लेकिन सरकार के तैयार जो संस्कृति के लठैत हैं वह हर जगह अलग अलग रूपों में मौजूद हैं। शायद भगवान उतने रूपों में मौजूद न हो और अंततः मजबूर किया है कि वह माफी मांगे। आपने अभी देखा सुभाष चंद्र जी लोक कथाओं की, लोक संस्कृति के बड़े जानकार हैं, उनके पास लगातार किस्से आप सुन सकते हैं। लेकिन कुछ और बातें सुनेंगे उससे पहले एक और सवाल सुभाष जी हमारी ओर से कि ये बताएं कि ये जो स्थितियां क्रिएट की जाती है, चूंकि आप विश्वविद्यालयी संस्कृतियों को भी पढ़ते रहे, विश्वविद्यालय में जो हमारे यहाँ संग्रहित कई गई चीजें भी थी, इन्हीं चीजों को जब दिखाया जाता है हॉलीवुड और बॉलीवुड में, इस तरह के चरित्रों को, इस तरह की कहानियों को या नए परिभाषाओं और परिभाषिक तरीकों से, तो उसके लिए तालियां बजती हैं। लेकिन ये ग्रामीण बच्चे जो गाँव के बच्चे थे भोजपुरी अवधी क्षेत्रों के, उनकी यह बात कहीं सुनी तक नहीं गई। आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि क्या जाहिर तौर पर जात से ये दलित हैं जो बच्चे हैं और जिन्होंने माफी मांगी वो भी जात से निषाद हैं, दलित ही होंगे, तो क्या आपको लगता है कि संस्कृति की इस लड़ाई में जो गंवई संस्कृति थी उसका मूलाधार किन जातियों के पास था और आज जो आपको भोजपुरी में अश्लीलता दिखाई देती है वह किन जातियों के पास? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। ये वर्ग विभेद को समझने की बहुत जरूरत है। इस हिंदुस्तान की सरजमीन की लोक संस्कृतियों की बात करेंगे तो लोक संस्कृतियों की पूरी उनको समृद्ध करने की पूरी श्रृंखला वो निम्न जातियों के कंधे पर रहा है, उन्होंने ही इसको विकसित किया। आज आप संस्कृत के बड़े पैरोकार बनते हैं, लेकिन आप कोई भी नृत्य ले लीजिए, धोबिया नृत्य, पखाउज नृत्य, हुड़का नृत्य, फरुआही नृत्य, सियरमरऊ नृत्य, कोई भी नृत्य ले लीजिए, ये सब निम्न जातियों के, गरीब जातियों के नृत्य रहे हैं, संस्कृतियां रही। और जितने भी गीत लिखे गए हैं वो उस समाज द्वारा लिखे गए हैं जो उपेक्षित था। स्त्री उपेक्षित थी, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था। दलित जातियां उपेक्षित थी, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब पढ़ने का अधिकार नहीं था तो वो अपनी पीड़ा कहां से व्यक्त करती? वो अपने अंतर मन में जो उनके सवाल खड़े हो रहे थे वो कैसे उठाते? क्योंकि आपने पढ़ने का अधिकार दिया नहीं था, तो वो लोक गीतों में उठा रहे थे।
लोकगीतों में आप देखेंगे तो बाल छोटे उम्र में लड़की को ब्याह करने का जो दर्द है वो लड़की उठाती है अपने पिता से। गांव की लड़कियां पिता से संवाद नहीं कर सकती थी। ऐसा पुरुषवादी समाज हमारा रहा है कि हिम्मत नहीं थी पिता से सवाल करना कि क्यों इस आदमी से शादी कर दे रहे हो। लेकिन लोकगीतों में तो सवाल उठाती हैं लड़कियां कि हमको क्यों आप सबके तू दहला भोला अनधन सुनमा बनवारी हो हमारा के लड़का भतार, ये पीड़ा तो कहती है लड़की। तो लोक संस्कृतियों की जो संरचना है और जो चाहे उसकी बुनावट है या उसका निर्माण है उस समाज ने किया है जिसको आपने पढ़ने लिखने से या मुख्य धारा में आने से रोक रखा था। इसलिए उन्होंने संस्कृतियों का विकास किया और उन संस्कृतियों के द्वारा अपनी बात रखी। उसमें वो अश्लीलता नहीं थी जो आज के संभ्रांत वर्ग जो लोक संस्कृतियों के ठेकेदार बना हुआ है। और मुंबई जाकर गीतों का सिलसिला देखिए, हाँ, वहां जाकर जो अब जो अश्लीलता जो बड़े बड़े लोग परोस रहे हैं, दरअसल वे लोक संस्कृति के सबसे ज्यादा कहिए के तो दुश्मन है। वो लोक संस्कृतियों का नुकसान कर रहे हैं और सीधे सीधे वे द्व्यर्थी में शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और पूरा का पूरा भोजपुरी अगर बाहर देखिए तो भोजपुरी को अश्लीलता का पर्याय मान लिया गया है, जबकि भोजपुरी इतनी समृद्ध भाषा रही है। भोजपुरी में इतनी समृद्ध संस्कृत हमारे सामने मौजूद है। उसी भोजपुरी में हमारे सामने मौजूद है कि हे कि दहले थरिया बलमू गईले झरिया पहुंचले कि ना आइल ना ही बाग खबरिया पहुंचले कि ना। वो दर्द जो है, वो जो पीड़ा है उस गीत में, वो भोजपुरी में ही तो है। लेकिन वो आपको मुंबईया भोजपुरी फिल्मों में नहीं दिखेगा। आप मुंबईया फिल्मों में जो रोज अश्लीलता और बहुत गंदे तरीके से समाज को विकृत करने के लिए जो चीजें परोसी जा रही हैं उस पर कोई रोक नहीं है। ये जो बच्चे प्रस्तुत कर रहे थे, दरअसल इन बच्चों को आपने आगे इसी रामचरितमानस को वो इतनी ऊंचाई पर ले जाते आपने रोक दिया, उनको उनकी हत्या कर दी वहीं पर। आपने ये मानकर कि वो उसका अपमान कर रहे हैं, दरअसल वो अपमान नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे की भंगिमा देखिए, हाव भाव देखिए, कितना उसके अंदर आत्मविश्वास था बोलते समय। और आत्मविश्वास के साथ साथ अपने नायकों से, अपने सहपाठियों से, अपने साथ रहने वाले सहकर्मियों से जिस तरह वो संवाद कर रहे थे, उस संवाद को दरअसल वो भौतिक धरातल पर वो हाइपर बोल से हटाकर एक वास्तविकता पर खड़ा कर रहे थे। और आने वाले दिनों में वो एक बड़े वैज्ञानिक बनते। आप देखिए उस दृश्य को, जबकि वो लंका पर चढ़ाई करनी है तो बच्चा किस तरह कहता है, पर हे प्रभु अब मैं बहुत आपको ढो चुका है, पहिया पहिया इसको पार कर लीजिए, अब मैं उठाकर आपको नहीं ले जाऊंगा, नहीं ले जा सकता। इस संवाद में जो गहराई ये है कि वो बालक वैज्ञानिक ढंग से इस पूरे कथा को प्रस्तुत करना चाह रहा है। ये कथा का कहीं भी अनादर नहीं कर रहा है। ये वैज्ञानिकता, यह सोच अगर बच्चों में आप विकसित होने देंगे तो आने वाले दिनों में बच्चे बहुत बड़े वैज्ञानिक बनेंगे, बहुत बड़े रंगकर्मी बनते। और मैं समझता हूँ कि राम कथा को लोग और दिलचस्पी से पढ़ते। अब पता नहीं आपको कैसे लग रहा है कि वो अपमान कर रहे हैं हमें। आप किसी गांव के आदमी से पूछिए जो लोग संस्कृतियों के बारे में जानता है। मैंने गांव में बचपन में अभिमन्यु का रोल किया है। अभिमन्यु, एक कथा मैं आपको सुना दूं थोड़ा सा, अगर 1 मिनट समय हो तो। ये वास्तविक घटना है। हमारे गांव में एक तेली भी निम्न जात में ही पहले लोग मानते ही हैं कुछ लोग। तो तेली समुदाय के एक व्यक्ति जो है वो ब्रह्मा का रोल कर रहे थे, प्रजापति ब्रह्मा बने हुए थे। गांव में नाटक हो रहा था और वो एक मंच पर संवाद बोल रहे थे, मैं प्रजापति ब्रह्मा हूँ, मैं इस समय तीनों लोक को देख रहा हूँ, मेरी जहां तक दृष्टि जा रही है मैं सबको देख रहा हूँ। तो एक जमींदार जी, जो पुराने जमींदार जी बैठे हुए थे, वहीं से छड़ी लेकर खड़ा हो गए, कहे कि रे भरथुआ चुप रहा, सारे तोरा दिन में दिखाई न देला, अते रात में तीनों भुवन देखे तड़े, उतर नीचे तू आओ ताकि हम बताओ तही कितना तू देव तीनों भुवन के राजा बन गए बड़ा, तू ब्रह्मा बन गए बड़ा। कहने का मतलब ये इन सब संवादों से लोग ऊर्जा प्राप्त करता था। अब मिथकों को इस रूप में लिखिए कि मिथकों का मैं कतई मिथकों को खारिज नहीं करता हूं कि उनको नहीं पढ़ा जाना चाहिए। मिथकों से लोक समाज ऊर्जा ग्रहण करता है और उस ऊर्जा से वे लोक संस्कृतियों को समृद्ध करता है, तभी समाज जीवित रहता है। किसी समाज को जिंदा रखना है
तो लोक कथाओं को, लोक संस्कृतियों को जिंदा रखना बहुत जरूरी है और उसमें परिवर्तन भी बहुत जरूरी है। उस कथा में कभी भी लोक कथा एक रूप में, वो लोक कथा का एक पैटर्न नहीं है कि आपने लिख दिया उसको कोई तब्दीली नहीं होगी। एक ही लोकगीत को आप 50 तरह से पाएंगे, एक ही लोकगीत को, क्योंकि वो लोकगीत चूंकि वाचिक परंपरा में होती है, तो जिस एक स्त्री ने अपने ढंग से गाया, दूसरी स्त्री ने उसमें एक कड़ी और जोड़ दिया, तीसरी ने एक कड़ी और जोड़ दिया, और वो परिवर्तन चलता रहता है और इससे लोक संस्कृति हमारी समृद्ध होती है। ये है पूरा जो है लोक संस्कृतियों का जो पूरा संसार, और इसको इसी रूप में अपनाना चाहिए। और जिस रूप से आप उन बच्चों को, आप निश्चय ही जिस आदमी ने वीडियो अपलोड किया और माफी मांगी, उसको कितना आतंकित किया गया होगा, इस बात पर सोचिए। आतंकित किया होगा तभी वो ये कहने के लिए मजबूर हुआ कि भैया हमसे गलती हो गई, किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। निश्चय ही मैं कह रहा हूँ किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, मैं अपमान करने के पक्ष में कतई नहीं हूँ, लेकिन वो बच्चे अपमान कर भी नहीं रहे थे, उसको हास्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे और हास्य के रूप में लेना चाहिए। यहाँ तक कि देखिए भगवान शिव के तमाम आप रोल देखेंगे, तमाम उनके अभिनय देखेंगे जो स्वयं हास्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कई बार कहा जाता है कि अगर समाज से हास्य खत्म हो जाएगा तो समाज भी खत्म हो जाएगा। हाँ, समाज खत्म हो जाएगा, और जिस समाज से लोक संस्कृति खत्म हो जाएगी वो पागलों का समाज बन जाएगा। इसलिए इसका बचा रहना बहुत जरूरी है। पागलपन को खत्म कीजिए, स्वागत करिए, स्वयं आनंद लीजिए, और फिर आप जो चाहते हैं उसको देखिए कैसे वो समृद्ध होती है, फलती है, फूलती है। जी, शुक्रिया आपका सुभाष चंद्र जी बात करने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुभाष चंद्र कुशवाहा, वह लेखक हैं। तमाम किताबें उन्होंने लोक संस्कृति, जननायकों और खासकर समाज के पिछड़े और दलित तबकों के नायकों को समाज में मुख्यधारा में लाने का काम किया और लोक संस्कृति के जानकार हैं। आपने सुनी उनकी बातचीत, उनके उदाहरणों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी कोशिश होती है कि हम सिर्फ मुंह से, बातों से नहीं, बल्कि अपने तौर तरीकों से भी लोक संस्कृति को बचाएं, वह भी स्वस्थ संस्कृति। हमारा सवाल भोजपुरी की अपसंस्कृति फैला रही सिनेमाई दुनिया से लगातार होता है, लेकिन गंवई संस्कृति जो हमारे समाज और परंपरा से जुड़ती है, अगर ऐसे लाठियों से खत्म की जाएगी और दबंगों द्वारा दबाई जाएगी, तो जाहिर तौर पर जो कह रहे थे सुभाष जी कि एक जिंदा समाज नहीं बचेगा। अगर हास्य नहीं होगा तो हमारे पास संस्कृति नहीं होगी, और संस्कृति नहीं होगी तो हमारे पास वैज्ञानिक समाज भी नहीं होगा। और यही वो समाज है, वही वो परंपराएं हैं जिसकी बदौलत आज भी गरीब भुखमरी के बीच भी अपने जीवन का आनंद कहीं न कहीं से हासिल कर लेते हैं। सत्ता की जो लाठी उन्हें अस्पताल और इलाज नहीं दे पा रही है, अगर वह इस तरह से संस्कृतियों पर भी लाठी लेके पहुंच जाएगी तो सांस लेता गरीब अंततः खत्म ही हो जाएगा।